इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोध्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के देवताओं में अग्रगण्य हैं, सबसे बड़े देवता हैं। आपकी पूजा पूरी हमारे देश के सारे लोग सबसे पहले करते हैं। आप देवताओं में प्रथम देवता हैं। आप विश्व की समझदारी हैं, विश्व के सूझबूझ हैं। आप की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं डोलता है, क्योंकि सृष्टि की और काल के साथ आपका संयोग होकर और सृष्टि की रचना में प्रतिक्षण प्रकृति की जो परिष्कार की क्रिया है, निर्माण आगे बढ़ते रहने की जो प्रक्रिया है, इसके संचालक भी आप ही हैं। आप सृष्टि के मनुष्य के साथ जंगली जीवन के में शब्द जीवन के साथ देने के समय आपने वेद इत्यादि का जो भी ज्ञान दिया, वे सब ज्ञान आज आवश्यकता है। आज मनुष्य भूल गया है वेद का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान भी भूल गया है। आज मनुष्य अपना जो जन्मजात ज्ञान है, जन्मजात जो लेकर आता है, वो अभी नहीं है। और मनुष्य में भय नहीं है, लेकिन भयभीत है। मनुष्य में करुणा है, लेकिन संवेदन विहीन है। ऐसी स्थितियां आ गई है, रोग होने के सारे स्थितियां बन गई है। इसलिए आप थोड़ा सा बुद्धि के विनायक भी हैं। आप थोड़ा बुद्धि प्रदान कीजिए, थोड़ा सा कृपा कर दीजिए, और ये मनुष्य कम से कम हमारे भारतवर्ष के लोग स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, अपने जन्मजात जो गुण है उसके अनुसार मानवीय गुण से संपन्न रहें। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद का उपासक हूँ, वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद के आदेश का पालन हम लोग करें। आयुर्वेद के आदेश का संदेश आपको हम देने के लिए यह कार्यक्रम करता हूँ। ऐसी परिस्थिति में आप अगर आज वेद के आदेश को नहीं मानते हैं, जिस परिस्थिति में आपका विश्वास है, जिस परिस्थिति में आपका मन की जो बनावट है, या जिस मन की स्थिति है, जो आज जितना आप मन और शरीर से बीमार हैं, अगर आप चैतन्य होकर अपने में भीतर से अगर आप इच्छा करके स्वस्थ होने की कोशिश न करेंगे, तो जहाँ चाह तहाँ राह के हिसाब से आप स्वस्थ नहीं हो सकते। कोई भी समूह या कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी को स्वस्थ नहीं रख सकता, इसलिए कि ये कर्म प्रधान ये बनावट है हमारी। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वो जो चाहेगा वही होगा, जैसी उसकी इच्छा होगी उसी तरह से वो होगा। इसलिए स्वस्थ होने की इच्छाओं की अभाव में भी हो सकता है कि हम लोग सारे पूरे के पूरे देश बीमार हैं। इस अभी मेरा जो प्रयास है कि आप प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति को समझें, अपने प्रकृति को समझें, और जिससे आप बनते हैं, पेड़ पौधों से बनते हैं, उसके गुण धर्म को समझें, और उससे आप अपना स्वयं स्वस्थ रहने की कोशिश करें। दिन सुबह शाम दिन प्रकृति के साथ उस धारा में मिलकर चलने की कोशिश करें, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद एक शब्द में अगर बोला जाए तो प्रकृति साम्य चिकित्सा शैली है, यानी प्रकृति की धारा में प्रकृति के साथ एकत्व का हमारा संबंध है। ध्रुव सत्य है,
जब हम प्रकृति के साथ हमारा एकत्व है, सारी क्रियाएं स्वस्थ, हमारी भी सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही संचालित हो रही है, उसी के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। तो हम थोड़ा प्रकृति से भाग के अगर चलेंगे तो बीमार होंगे ही। इसलिए मेरा अपना मानना है, या आयुर्वेद का आदेश भी है कि आप प्रकृति के साथ अगर तारतम्य मिलाकर प्रकृति के साथ एकत्व के साथ जुड़कर नहीं चलेंगे, उस धारा में नहीं चलेंगे, स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक आदमी को अगर यह जानकारी नहीं रहेगी कि मुझे कैसे स्वस्थ रहना है, सुबह से शाम तक लेकर वो प्रकृति के का जो रूटीन है, प्रकृति का जो नियम है, उसके विपरीत जब वो चलेगा तो बीमार ही होगा। ऐसी परिस्थिति में वह आप अपने को प्रकृति के साथ जोड़ के चलने की आदत सीखिए। प्रकृति और यह भी अपने स्वयं महसूस कीजिए कि हम प्रकृति से के साथ जुड़ के चल रहे हैं या प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं। इस कड़ी में अब आज मैं वात पित्त कफ के प्रकोपित होने से जो परेशानियां, जो रोग लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो आयुर्वेद जिससे समझता है कि साहब हम बीमार को का निदान या बीमार की संप्राप्ति या बीमार का निश्चय, एग्जामिनेशन, जांच कैसे करता है, तो उस कड़ी में अभी तक आपसे इधर बातचीत होती रही है। उस कड़ी में आज मैं आपको ऋतु के अनुसार हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। प्रकृति भी 3 शक्तियों से बनी, पूरी व्यवस्था, पूरी प्रकृति 3 शक्तियों से बनी है। वहाँ भी वात पित्त कफ का तीनों शक्ति वहाँ भी काम करती है, प्रकृति को बनाने में भी काम करती है। ऋतु, दिन, रात सब में ये वात पित्त कफ बटा हुआ है आयुर्वेद के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में ऋतु के अनुसार हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, किस ऋतु में हमको क्या परेशानी होती है। तो प्रकोपित हालत में, नेचुरल हालत में, प्राकृतिक हालत में हम लोग पहले कुछ बातचीत किए हैं। प्रकोपित छोड़ के हालत में, जैसे कि वायु का अगर प्रकोपित हो गया है, वायु प्रधान हम हैं और वायु बिगड़ गया है, वायु की प्रकोपित हो गया है, तो हमारे रोग किस ऋतु में कैसे होते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार जाड़ा के आरंभ में यानी जाड़ा, शिशिर ऋतु को जाड़ा कहते हैं। शरद ऋतु के बाद शिशिर ऋतु आता है। तो शिशिर ऋतु, शरद ऋतु में और शिशिर ऋतु के शुरुआत में यानी जाड़ा के आरंभ में वायु के रोग कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। और पित्त के रोग जितने हैं वसंत के अंत में और गर्मी के दिन में पूरे होते हैं। कफ के रोग जाड़ा के अंत में यानी शिशिर ऋतु के अंत में और वसंत के शुरू में हर हालत में होते ही हैं। वो प्रकोपित प्रकृति की ओर से, प्रकृति के प्रकोप में वो आ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ रोगी होने की स्थितियों में बसंत का या चैत का शुरुआत में हम कुछ ज़्यादा रोगी होते हैं। आश्विन में हम कुछ लास्ट में, इधर बरसात के लास्ट में थोड़ा सा हम रोगी होते हैं। शरद ऋतु में फिर हम ठीक होने लगते हैं और शिशिर ऋतु में यानी जाड़ा के मौसम में, विंटर सीजन में हम बहुत स्वस्थ हो जाते हैं। और उसमें और बसंत में फिर हम कफ के शिकार हो जाते हैं। और वर्षा ऋतु में हम थोड़ा सा वायु के शिकार रहते हैं, वायु के दोष से पीड़ित रहते हैं। एक और बहुत बड़ी बात हमको जानना है कि हमारे जो रोग 2 तरह के होते हैं, एक संतर्पक होते हैं, एक अपतर्पक होते हैं। संतर्पक रोग उसको कहते हैं जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कमियां अगर है तो हम हमारे शरीर को बनाने वाली सारी कापिक बात अगर पूरी है, सब कुछ है और सब बने रहते हुए जो बीमार हम पड़ते हैं, तो
तो वो संतर्पक रोग कहलाते हैं। अपतर्पक रोग जो होते हैं वो कमियों के चलते उत्पन्न जो रोग होते हैं, जैसे कि कफ की कमी हो गई, वायु की कमी हो गई या पित्त की कमी हो गई, उससे जो रोग होते हैं उसको अपतर्पक रोग कहे जाते हैं। यानी एक कमी की रोग और एक अधिकता की रोग भी हमारे शरीर में होता है। ये प्रकृति में क्या करता है कि इसमें विसर्ग काल और आदान काल की एक व्यवस्था है हमारे साथ। शिशिर ऋतु से लेकर और बसंत ऋतु के लास्ट तक हमारा ये जो पीरियड होता है और वो विसर्ग काल कहलाता है। इसमें प्रकृति हमें हमेशा देती ही है, स्वास्थ्य देती है, समझदारी देती है, बुद्धि देती है, हर कुछ सूक्ष्म स्थूल सब देती है। इस समय बीमार का 99% हम इस समय बीमार नहीं पड़ते हैं। और बसंत के लास्ट में और गर्मी के शुरुआत में से शुरू होकर बरसात तक यानी शरद ऋतु के पहले तक आदान काल कहलाता है। उसमें प्रकृति हमसे लेती है, हमारे शरीर को का क्षय होता है, उसमें हमारे शरीर को प्रकृति हमको बना नहीं पाती है, इसलिए हम उस समय रोगी कुछ ज़्यादा होते हैं। तो ये विसर्ग काल हमारे लिए बड़ा ही अद्भुत काल है। इस काल में अगर हम स्वस्थ होने की कोशिश करते हैं, जितने कायाकल्प के जो पहले व्यवस्था दी जाती थी, 80 वर्ष के लोगों को 30 वर्ष या 25 वर्ष के जवान बनाए जाते थे कायाकल्प से, तो वो विसर्ग काल में ही बनाए जाते थे। आदान काल में कितना ही कोशिश की जाती है तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, गेन नहीं कर सकते। इस तरह से हमारे प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव या प्रकृति स्वयं हमको हमारे लिए जो कुछ देती है उस पर उसकी चर्चा हम लोग विसर्ग काल में ही देती है, और लेती है नहीं, बल्कि जब कुछ मिलता नहीं है हमको तो उसको हम आदान काल कहते हैं। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। अगले बार ये कड़ी जो कुपित वाला जो कड़ी है, इसके बाद अब हम स्वास्थ्य में ओज इत्यादि या रोग रक्षणी शक्ति इत्यादि पर अगली बार चर्चा करेंगे। रोग का एग्जामिनेशन का लगभग सब बातें मैंने समाप्त हो गई है। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को इन्हीं बातों के साथ इन कार्यक्रम को अब मैं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।